हेलो दोस्तों। राज एमडी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज आपके लिए हम लेके आए हैं प्राचीन सभ्यताएं के 30 क्वेश्चन 30 मिनट, यानी जो गत वर्ष में पूछे गए थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आए हुए थे, वो आज आपको वाक्य सहित इस वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों अब बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सी वस्तुएं आहार सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है, यानी आहार सभ्यता से वे वस्तु देखनी है जो आहार सभ्यता से संबंधित नहीं है। चावल, कर्षण लोहित मध्य भांड, तांबे की मूर्तियाँ और चित्रित दूसर मध्य भांड। यानी दोस्तों आपको हमने पिछले वीडियो में सभ्यताओं के बारे में पूरी डिटेल से बताया गया था दोस्तों। आहार सभ्यता से यानी चावल के अवशेष मिली थी और कर्षण लोहित मध्य भांड भी मिली हुई थी और तांबे की वस्तुएं भी मिली हुई थी दोस्तों। यहाँ पे यानी चित्रित दूसर मध्य भांड नहीं मिले थे दोस्तों। कौन सा नहीं मिले थे दोस्तों? चित्रित दूसर मध्य भांड ये वाले नहीं मिले थे। आहार सभ्यता से चावल के साक्ष्य भी मिले थे और कर्षण लोहित मध्य भांड में मिली थी, तांबे की वस्तुएं भी मिली थी दोस्तों। ये हमारे यानी आहार सभ्यता से मिले हुए थे दोस्तों आहार सभ्यता को यानी जो आहार सभ्यता है वो आयड़ नदी पे किनारे विकसित हुई थी दोस्तों। कौन सी नदी दोस्तों? आयड़ नदी के किनारे विकसित हुई थी दोस्तों इसी नदी का दूसरा नाम है बेचड़ नदी और इसी का दूसरा नाम है दोस्तों बनास नदी। यानी आयड़ नदी और बेचड़ नदी या बनास नदी के किनारे विकसित हुई थी दोस्तों आपको बता दिया जाए, यहाँ यानी आहार सभ्यता का उपनाम बनास संस्कृति और आर्य संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। यानी आर्य सभ्यता है, इसका नाम उपनाम होता है दोस्तों बनास संस्कृति और आर्य संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों इसका उत्खनन यानी पंडित अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा किया गया था दोस्तों। 1953 में किया गया था सर्वप्रथम इस सभ्यता का उत्खनन। यानी कब किया गया था? 1953 में पंडित अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। पंडित कीर्ति व्यास के द्वारा यानी 1953 में किया गया था दोस्तों। आर्य सभ्यता आयड़ नदी के किनारे विकसित हुई थी दोस्तों। इसके बाद उत्खनन यानी जो रतन चंद्र अग्रवाल यानी आरसी अग्रवाल के द्वारा भी किया गया था, यानी आरसी अग्रवाल के द्वारा भी किया गया था दोस्तों। आरसी अग्रवाल आर्य सभ्यता की स्थल से संबंधित नहीं है, यानी आपसे बताया दिया गया था दोस्तों। यानी यहाँ से तांबे की वस्तुएं भी तो अवशेष मिले थे और कृष्ण लोहित मध्य भांड के अवशेष मिले थे और चित्र दूसर मध्य भांड भी अवशेष मिले थे दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, यानी आहार के विषय में, आहार सभ्यता के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? आपको इनमें से असत्य कथन को छांटना है जो आहार सभ्यता के विषय के बारे में बताता है दोस्तों पहला कथन है दोस्तों, आहार के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों का प्रकाश पड़ता है। दूसरा,
आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी, यानी जो आवासीय भवन थे उनकी नींव ईंटों की होती थी। तीसरा, मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन उपलब्ध नहीं थे। चौथा, आहड़वासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत व सौंदर्य युक्त बनाने हेतु मिट्टी के क्वार्टज के टुकड़े एवं चिप्स के समृद्ध प्रयोग करते थे, यानी संरक्षण प्रयोग करते थे। इसके बारे में आपको आहड़ सभ्यता के बारे में आपको इसी में असत्य कथन को छांटना है दोस्तों आपको हमने बता दिया गया था, यानी यहाँ के मकान कच्ची और पक्की ईंटों से मिली हुई थी। अधिकांश मकान आयताकार के भी मिले थे, यहाँ से कच्ची और पक्की ईंटों के मकान मिले थे। कच्ची ईंटों के साक्ष मिली थी और यहाँ के मकान आयताकार मिले हुए थे। यानी यहाँ के मकान आयताकार के मिली थी और कच्ची पक्की ईंटों के मिले हुए थे। यानी यहाँ के मकान अधिकांश आयताकार और कच्ची पक्की ईंटों के भी मिले हुए थे दोस्तों आपको बारे में इसमें यानी इस क्वेश्चन में यह आहड़ सभ्यता के बारे में असत्य कथन को छांटना है दोस्तों इसमें आपका आता है, यानी यहाँ के आवासीय यहाँ के मकानों की नींव ईंटों की होती थी। ये असत्य कथन है दोस्तों। कौन सा? यहाँ के मकानों की जो नींव थी वो ईंटों की होती थी, वो गलत है दोस्तों। इसमें वो कथन असत्य है, गलत, यानी गलत है दोस्तों। ये वाला कथन गलत है दोस्तों। यहाँ के मकानों की नींव पक्की और कच्ची पक्की ईंटों दोनों से होती थी, ओनली नींव यानी ईंटों से नहीं होती थी। और यहाँ के मकान अधिकांश आयताकार के मकान मिले हैं दोस्तों। ये थी। और इसका आहड़ सभ्यता का उत्खनन यानी कीर्ति व्यास के द्वारा 1953 में सर्वप्रथम किया गया था दोस्तों इसका उत्खनन यानी द्वितीय उत्खनन आर.सी. अग्रवाल के द्वारा किया गया था दोस्तों यहाँ से एक धूलकोट का टीला भी मिला हुआ था। कौन सा? धूलकोट का टीला। धूलकोट का टीला मिला हुआ था दोस्तों, जिसका उत्खनन आर.सी. अग्रवाल ने किया था। किसने? आर.सी. अग्रवाल ने। इसमें आता है आवासीय भवनों की नींव ईंटों की नहीं होती थी दोस्तों। ये असत्य कथन है दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों बैराट। बैराट यानी विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था दोस्तों आपको हमने बैराट के बारे में यानी बैराट सभ्यता के बारे में बताया गया था दोस्तों। यहाँ का यानी इसका उत्खनन प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था दोस्तों। इसका उत्तर आता है दोस्तों यानी दयाराम साहनी दोस्तों। यानी दयाराम साहनी के नेतृत्व में हमने इसका उत्खनन किया गया था दोस्तों। किसके नेतृत्व में दोस्तों? यानी दयाराम साहनी के नेतृत्व में इसका उत्खनन किया गया था दोस्तों। ये हमारे बैराट सभ्यता के बारे में नेतृत्व दर्शाता है दोस्तों। जिसका उत्खनन बैराट यानी अर्जुन की गंगा और बाणगंगा नदी के किनारे विकसित किया गया था दोस्तों। कब? बाणगंगा नदी के किनारे इसका उत्खनन किया गया था। बाणगंगा नदी के किनारे इसका विकसित किया गया था, यानी इसका बैराट जो सभ्यता स्थल है उसका बाणगंगा नदी के किनारे विकसित किया गया दोस्तों। इसी बाणगंगा नदी को ताला नदी के नाम से भी जाना जाता है और अर्जुन की गंगा के
नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। दोस्तों इसका उत्खनन यानी सर्वप्रथम इसकी जानकारी सवाई राम सिंह सेकंड के द्वारा बैराट में उत्खनन करवाया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? सवाई राम सिंह के द्वारा प्रथम जानकारी सवाई राम सिंह के द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया था दोस्तों प्रथम। पर इसका नेतृत्व सही उल्लेख यानी दयाराम साहनी के द्वारा 1936 और 37 में कराया गया था दोस्तों। पहले राम सिंह सेकंड के द्वारा इसका बैराट में उत्खनन करा गया था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसका उत्खनन करता है, मेन उत्खनन करता है दयाराम साहनी दोस्तों। कौन है? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने इसका 1936 में 1936 व 37 में इसका उत्खनन बाणगंगा नदी के किनारे करवाया था। बाणगंगा नदी के किनारे इसका विकसित कराया गया था दोस्तों। ये थी बैराट के उत्खनन के बारे में। आपका उत्तर था विराटनगर। दोस्तों बैराट को प्राचीन नाम यानी बैराट के यानी विराटनगर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। विराटनगर के नाम से भी जाना, जो विराटनगर जनपद की यानी मत्स्य जनपद की राजधानी थी। किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों? विराटनगर को। ये बैराट का प्राचीन नाम है विराटनगर दोस्तों। इसे ये मत्स्य जनपद की राजधानी थी। मत्स्य जनपद की राजधानी यानी मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? बैराट थी। इसे विराटनगर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। दोस्तों यहाँ से बैराट से पांडवों ने अज्ञातवास की कथा भी जुड़ी हुई है। यहाँ से पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिठाया था दोस्तों। ये थी हमारे तीसरे क्वेश्चन के बारे में। और बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले थे दोस्तों आपको हमने बताया गया था यानी बैराट से यहाँ से पुरातात्विक अवशेष मिले थे, जो मौर्य काल के जितने भी अवशेष मिले हैं बैराट से मिले थे दोस्तों। बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है दोस्तों? बैराट से मिलती है दोस्तों। जो मौर्य कालीन के जितने भी अवशेष है वो यानी बैराट सभ्यता से मिले हैं। उसमें अशोक के बाबरू शिलालेख में यानी बीजक की पहाड़ी से बौद्ध धर्म के अवशेष मिले थे। बौद्ध धर्म के संबंधित पुरातत्व अवशेष मिले थे। कौन सी? बीजक की पहाड़ी से। बीजक की पहाड़ी से बौद्ध धर्म के अवशेष मिले थे दोस्तों बाबरू शिलालेख से, यानी बाबरू शिलालेख से ज्ञात होता है दोस्तों। इसका उत्खनन दोस्तों बाबरू शिलालेख में सर्वप्रथम कैप्टन रॉबर्ट या बर्ट के द्वारा किया गया था दोस्तों। और दोस्तों बौद्ध धर्म के अवशेष के बारे में यानी यहाँ का मंदिर हमारे दयाराम साहनी के अनुसार बौद्ध धर्म के स्तूप और गोल मंदिर मिले हुए थे। कौन से? यानी गोल मंदिर भी मिले हुए थे। गोल मंदिर मिले हुए थे यानी बैराट में या बौद्ध धर्म की गोल मंदिर मिले हुए थे। दयाराम साहनी के अनुसार 1999 ईस्वी में बौद्ध धर्म के साक्ष्य से संबंधित पुरातत्व अवशेष दोस्तों बौद्ध यानी बैराट सभ्यता से मिलते हैं। इसका उत्खनन सर्वप्रथम दयाराम साहनी के द्वारा 1999 इसके अवशेष सामने आए थे और यहाँ से गोल स्तूप मिले थे और गोल बौद्ध मिले थे और बौद्ध धर्म से संबंधित अवशेष मिले थे। इस कारण इसमें आता है आंसर आपका बैराट। अब दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे।
दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे विकसित हुआ था। दोस्तों इसमें आता है दोस्तों यानी सैंधव स्थल। दोस्तों आपको हमने बताया गया था यानी दोस्तों घग्गर नदी और सैंधव यानी सैंधव भाषा के स्थल कहाँ से मिले थे, वो आपके आता है कालीबंगा से। दोस्तों कहाँ से आता है दोस्तों, कालीबंगा से आता है। ये कौन सी नदी के किनारे है दोस्तों, घग्गर नदी के किनारे, नदी के किनारे बाएं तट यानी बाएं तट पर विकसित हुई थी। कहाँ पे दोस्तों, बाएं तट पर विकसित हुई थी। दोस्तों इसका उत्खनन दोस्तों, कालीबंगा का उत्खनन हम आपको बता देते हैं। कालीबंगा है उसका उत्खनन सर्वप्रथम सरस्वती, इसी को घग्गर नदी को यानी सरस्वती की नदी के नाम से भी जाना जाता है, जो वर्तमान में घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है। और प्राचीन में इसे कालीबंगा को जो सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। दोस्तों इसका काल यानी 1000 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक माना जाता है। कौन सी नदी का दोस्तों, इसका घग्गर यानी सेंधव यानी गिलकुंडियाली कालीबंगा का। दोस्तों इसका उत्खनन यानी डॉक्टर अनिरुद्ध के निर्देशन में 1952 से लेकर 1954 में किया गया था। दोस्तों किसके नेतृत्व में दोस्तों, 1952 से 1954 में अनिरुद्ध के निर्देशन में। दोस्तों अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भीम की डूंगरी गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है। दोस्तों हमने आपको बताया था यानी बैराट सभ्यता से संबंधित वहाँ पे 3 डूंगरी मिली थी। दोस्तों बीजक की डूंगरी, भीम डूंगरी और गणेश डूंगरी। यानी बीजक की डूंगरी से अब दो शिलालेख मिले थे, भाबरू शिलालेख मिले थे दोस्तों। और दोस्तों भीम डूंगरी से, ये भीम डूंगरी की साख से दोस्तों वहाँ से बैराट सभ्यता से मिले हुए थे। दोस्तों यहाँ से यानी महाभारत काल में पांडवों के द्वारा यहाँ पे अज्ञातवास निवास किया गया था। और भीम डूंगरी यानी इस नाम से भी जानी जाती है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे द्रौपदी को प्यास लगी थी, तो भीम के द्वारा लात मारकर इसका यानी एक भीम तालाब भी विकसित किया गया था। यानी भीम डोंगरी पे भीम तालाब भी विकसित किया गया था। भीम तालाब दोस्तों, भीम तालाब भी विकसित किया गया था भीम डोंगरी से। इसके साक्ष्य भी मिले हुए हैं। दोस्तों ये थी भीम डोंगरी के बारे में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगोर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः निम्न काल से संबंधित है। दोस्तों आपको बगोर व तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः किससे संबंधित है दोस्तों, वो ढूंढना है। दोस्तों यानी बगोर व तिलवाड़ा नामक स्थान उस काल से संबंधित है। इसमें आता है मध्य पाषाण काल से संबंधित है। दोस्तों कौन से, यानी मध्य पाषाण काल से बागोर और तिलवाड़ा दोनों ही स्थल सभ्यता ये मध्य पाषाण काल की अवशेष मिली हुई थी। दोस्तों मध्य पाषाण काल से संबंधित है। दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शिल्प कृति कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुई है।
यानी कालीबंगा से क्या क्या प्राप्त हुआ है, क्या क्या प्राप्त नहीं हुआ है दोस्तों। दोस्तों हम इसकी आंसर बताते हैं। कालीबंगा से कौन सी शिल्प कलाकृति यानी मिट्टी की कलाकृति प्राप्त नहीं हुई है दोस्तों। हाथी यानी हाथी दांत का कंगा भी कालीबंगा से प्राप्त हुआ है दोस्तों। वर्षभ व तांबे की प्रतिकृति भी प्राप्त हुई है दोस्तों। दोस्तों कालीबंगा से मिट्टी की चूड़ियाँ भी मिली है और यहाँ से हल्की मिट्टी के प्रतिकूल के साक्ष्य नहीं मिले हैं दोस्तों, यहाँ से नहीं मिले हैं। यानी हाथी दांत का कंगा मिला था कालीबंगा से कर, यानी वर्षभ की तांबे की प्रकृति भी मिली थी और मिट्टी चूड़ियाँ भी मिली थी और हल्की मिट्टी की प्रतिकृति नहीं मिली है दोस्तों। दोस्तों आपको हमने बता दिया गया था, यानी कालीबंगा का उत्खनन सर्वप्रथम 1952 में आमलानंद घोष के द्वारा किया गया था दोस्तों। किसके द्वारा दोस्तों? 1952 में किया गया था, आमलानंद घोष के द्वारा। आमलानंद घोष के द्वारा 1952 में इसका उत्खनन किया गया था दोस्तों। दोस्तों कालीबंगा यानी घग्गर नदी व सरस्वती नदी की किनारे विकसित हुई थी दोस्तों। कहाँ पे दोस्तों? घग्गर नदी और के किनारे विकसित हुई थी दोस्तों। ये थी हमारे कालीबंगा के बारे में जानकारी दोस्तों। दोस्तों इसका मतलब इनका कार्यकाल है दोस्तों। कालीबंगा का कार्यकाल माना जाता है दोस्तों 2250 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है दोस्तों। ये कार्बन पद्धति के अनुसार माना जाता है, यानी कार्बन पद्धति के अनुसार इसका कार्यकाल माना जाता है दोस्तों 2250 से लेकर 1750 तक इसका कार्यकाल माना जाता है दोस्तों। कालीबंगा सरस्वती व घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई थी दोस्तों। ये इसके यहाँ से हल्की मिट्टी की प्रकृति के साक्ष्य नहीं मिले थे दोस्तों, ये नहीं मिली थी, बाकी सब मिले हुए थे दोस्तों। दोस्तों इसका उत्खनन करता वर्तमान में है आमलानंद घोष के द्वारा खोजा गया था दोस्तों। उसके बाद इसमें बीवी लाल व बीके थापर के द्वारा भी इसका उत्खनन किया गया था। बीवी लाल के द्वारा 1961 व 69 में इसका उत्खनन किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 1961 से 1969 तक इसका विकसित आमलानंद या वीके थापर के द्वारा भी किया गया था। बीवी लाल और बीके थापर के द्वारा भी इसका उत्खनन किया गया था दोस्तों और बढ़ते हैं आगे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, अधोलिखित पुरातत्व में कौन सा आहड़ के उत्खनन से संबंधित नहीं है। यानी अधोलिखित पुरातत्व जितने भी जो साक्ष्य मिले हुए थे वो अधोलिखित आहड़ से संबंधित नहीं है। इसमें आपका आता है आंसर दोस्तों, जो अधोलिखित काल से संबंधित नहीं है दोस्तों। इसमें आपका है बीबी लाल दोस्तों। कौन सा? बीबी लाल के द्वारा ये बताया गया था, यानी अधोलिखित पुरातत्व के साक्ष्य आहड़ सभ्यता से ही उत्खनन नहीं मिले थे दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है दोस्तों आपके द्वारा इसमें से वो युग्म छांटना है जो सही मिलान नहीं है उसकी। यानी कालीबंगा का उत्खनन आमलानंद घोष के द्वारा 1952 में किया गया था दोस्तों। आहड़ सभ्यता का SCHD श्रृंखला के द्वारा भी किया गया था। बैराट का केदारनाथ के द्वारा, बगौर VN मिश्र के द्वारा दोस्तों इसमें आपका आंसर आता है दोस्तों, यानी केदारनाथ के द्वारा नहीं किया गया था दोस्तों। किसके द्वारा? केदारनाथ के द्वारा नहीं किया गया था दोस्तों, ये राइट है। बाकी कालीबंगा का उत्खनन करता आमलानंद घोष थी। आहड़ सभ्यता HD श्रृंखला ने भी किया था दोस्तों। बाद में बगौर में VN मिश्र ने भी किया था दोस्तों। पर इसमें
बैराठ पे दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। दयाराम साहनी के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था दोस्तों। ये थी जानकारी हमारे बैराठ के बारे में दोस्तों। इसका उत्खनन 1936-37 में किया गया था। किसके द्वारा? 1936-37 में किया गया था दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए थे? यानी शासक मिनेंडर से 16 सिक्के प्राप्त हुए थे, वो स्थल है दोस्तों हमारा है वो स्थल बैराठ से मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए थे। कहाँ से दोस्तों? यानी मिनेंडर के 16 सिक्के ओनली बैराठ से प्राप्त हुए थे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से सही सुमेलित यानी सही सुमेलित नहीं है। इसमें से गलत सुमेलित को जो गलत मिलान है उसको अलग करना है दोस्तों। आहड़ सभ्यता का विकास आपको बताया था दोस्तों, यानी उदयपुर से हुआ था दोस्तों। गणेश्वर सभ्यता सीकर में हुआ था दोस्तों। और बैराठ सभ्यता का विकास कहाँ है दोस्तों? यानी जयपुर में हुआ था दोस्तों। दोस्तों कालीबंगा का उत्खनन दोस्तों हनुमानगढ़ में हुआ था। कहाँ है दोस्तों? हनुमानगढ़। दोस्तों कालीबंगा का चूरू में विकास नहीं हुआ था दोस्तों, हनुमानगढ़ में हुआ था दोस्तों। आर्य सभ्यता का उदयपुर में हुआ था, गणेश्वर का सीकर में हुआ था दोस्तों। और बैराठ का जयपुर में हुआ था दोस्तों। ये असुमलित हमारा आता है कालीबंगा दोस्तों। कौन सा आता है दोस्तों? कालीबंगा आता है दोस्तों। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? किस स्थल को ताम्रवती नगर यानी ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? दोस्तों इसमें आपका आंसर आता है दोस्तों, उत्तर आता है दोस्तों, आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से तांबा के प्राचीन साक्ष्य मिले थे दोस्तों। यानी इसका दूसरा नाम था दोस्तों, ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है आहड़ सभ्यता को। आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, ताम्रवती नगरी के नाम से विख्यात पूरा स्थल जिसे धूलकोट के नाम से भी पुकारा जाता है दोस्तों। यानी ताम्रवती नगरी दोस्तों अभी ऊपर आया था ये क्वेश्चन, उसमें आता है आहड़ सभ्यता के नाम को जाना जाता है आहड़। आहड़ सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है धूलकोट। धूलकोट एक स्थल यानी एक मिट्टी का टीला मिला था। किसका? मिट्टी का टीला मिला था दोस्तों। यहाँ से एक मिट्टी का टीला भी प्राप्त हुआ था दोस्तों आहड़ सभ्यता से दोस्तों। दोस्तों आहड़ सभ्यता इस मिट्टी के टीले का विकास दोस्तों सर्वप्रथम
आरसी अग्रवाल के द्वारा खोजा गया था दोस्तों। कब खोजा गया था दोस्तों? यानी आरसी अग्रवाल के द्वारा इस मिट्टी के टीले की खोज की गई थी आरसी अग्रवाल के द्वारा दोस्तों। आरसी अग्रवाल के द्वारा दोस्तों ये 1954 में खोजा गया था, 1954 में खोजा गया था दोस्तों, जिसे धूलकोट का टीला भी कहा जाता है दोस्तों। ये धूलकोट का टीला यानी 500 मीटर लंबा है दोस्तों। क्या है? 500 मीटर लंबा है दोस्तों। धूलकोट का टीला आर्य सभ्यता का प्रमुख केंद्र स्थान था। यानी यहाँ पे आर्य सभ्यता के प्रमुख केंद्र स्थान था। इसे ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। किसे? ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ये थी हमारी धूलकोट के बारे में छोटी सी जानकारी दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यानी आमलानंद घोष ने 1951 और 52 में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज की थी? इसमें आपका आता है कालीबंगा दोस्तों। कौन सा आता है? कालीबंगा आता है दोस्तों। इसने आमलानंद घोष ने 1951-52 में आमलानंद घोष ने घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा की खोज की थी दोस्तों। कब की? कालीबंगा की खोज की थी, यानी सरस्वती नदी के किनारे की थी, दाएं तट पर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की वह सभ्यता जिसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है दोस्तों। यानी जहाँ से तांबे के अधिक साक्ष्य मिले थे वो आते हैं ताम्रयुगीन की जननी। गणेश्वर सभ्यता को माना जाता है दोस्तों। किसे माना जाता है दोस्तों? यानी गणेश्वर सभ्यता को ताम्र नगरी की जननी माना जाता है दोस्तों। किसको? गणेश्वर सभ्यता को ताम्र नगरी की जननी माना जाता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ से तांबे के अवशेष अधिक मात्रा में प्राप्त हुए थे दोस्तों। किसी अधिक मात्रा में प्राप्त हुए थे दोस्तों गणेश्वर सभ्यता दोस्तों, यानी इसका विकास कांताली नदी के किनारे विकसित हुआ था। कहाँ से दोस्तों? कांताली नदी के किनारे विकसित हुआ था दोस्तों गणेश्वर सभ्यता वर्तमान में यह सीकर में स्थित है। नीम का थाना सीकर में स्थित है दोस्तों। कहाँ है दोस्तों? सीकर में स्थित है दोस्तों, नीम के थाना में दोस्तों इसे ताम्रकालीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, यानी ताम्रयुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन सर्वप्रथम आरसी अग्रवाल के द्वारा 1977 में किया गया था। आरसी अग्रवाल द्वारा 1977 ईस्वी में किया गया था सर्वप्रथम दोस्तों आरसी अग्रवाल ने इसका प्रकाशन का श्रेय जाता है। आरसी अग्रवाल को इसका प्रकाशन का श्रेय भी जाता है दोस्तों, क्योंकि गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन आरसी अग्रवाल ने 1977 में किया था सर्वप्रथम दोस्तों यहाँ से यानी आपको गणेश्वर सभ्यता के बारे में थोड़ी सी जानकारी और बता देता हूँ दोस्तों यहाँ से तांबे के बाणगंगा व चूड़िए फांसे और तांबे की कुल्हाड़ व मछली पकड़ने का कांटा भी गणेश्वर सभ्यता से मिला था। तीर और भाले भी मिला था दोस्तों इसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी इसलिए कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से 99% तांबे की वस्तुएं मिली थी। तांबे की वस्तुओं से निर्मित मिली थी वस्तुएं, यानी अवशेष मिले हुए थे जो 90% तांबा मिला था। इसमें अन्य धातु के मिश्रण नहीं मिलाया जाता था, अन्य धातु के मिश्रण इसमें नहीं मिलाया जाता था दोस्तों। ये थी हमारे गणेश्वर सभ्यता के बारे में बेसिक जानकारी दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य में सर्वप्रथम पशुपालन प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुए थे? यानी पशुपालन के सर्वप्रथम प्रमाण किस सभ्यता से प्राप्त हुए थे दोस्तों? इसमें आपका आंसर आता है दोस्तों, सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? उसमें आपका आंसर है दोस्तों
बगोर से आता है, यानी बगोर से इसकी साक्ष्य मिले थे। बगोर कहाँ है दोस्तों? वर्तमान में बगोर उधर यानी भीलवाड़ा में स्थित है दोस्तों। कहाँ है दोस्तों? भीलवाड़ा में स्थित है दोस्तों। दोस्तों पशुपालन के प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुए थे? वो सर्वप्रथम भीलवाड़ा से प्राप्त हुए थे दोस्तों। दोस्तों बगोर सभ्यता वर्तमान यानी कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई थी। कौन सी नदी के किनारे दोस्तों? कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई थी। यानी बगोर सभ्यता कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई थी दोस्तों। दोस्तों इसके उत्खनन करता है दोस्तों डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र, यानी VN मिश्र। इसकी उत्खनन करता है दोस्तों VN मिश्र। बगोर सभ्यता के उत्खनन करता है VN मिश्र, और दूसरा उत्खनन करता है दोस्तों इसके LS लेसिक। यानी बगोर सभ्यता का उत्खनन दोस्तों VN मिश्र और LS लेसिक के द्वारा किया गया था दोस्तों। ये कब किया गया था इसका हम अब बता देते हैं दोस्तों। ये 1967 और 68 ईस्वी में किया गया था। 1967 व 68 में किया गया था दोस्तों। यानी सर्वप्रथम साक्ष्य पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं बगोर सभ्यता से मिलता है। इसका उत्खनन मिस्र यानी VN मिस्र के द्वारा और LS लेसिक के द्वारा किया गया था दोस्तों। कब? 1967 व 68 में किया गया था दोस्तों। दोस्तों यहाँ से भी जितने भी साक्ष्य मिले हैं वो आहड़ सभ्यता के साक्ष्य मिले थे दोस्तों। किसके? आहड़ सभ्यता के समान साक्ष्य मिले थे। बगोर से जितने भी साक्ष्य मिले हैं आहड़ सभ्यता से समान मिले थे। यानी आहड़ सभ्यता की समान जो भी आहड़ सभ्यता से मिले थे वैसी वस्तुएं कहाँ से मिली थी? बगोर सभ्यता थे दोस्तों। दोस्तों इसमें एक और टीला मिला था दोस्तों, उसको हम बताएंगे अगले क्वेश्चन में दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्तर प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी रहा है? दोस्तों हम आपको बताया था प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी बैराट रहा है दोस्तों। बैराट का दूसरा नाम था विराट नगर। यानी विराट नगर नाम था दोस्तों। क्या नाम था दोस्तों? विराट नगर। जो मत्स्य जनपद की राजधानी रही थी, मत्स्य जनपद की राजधानी विराट नगर रही थी दोस्तों। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम बैराट के किस स्थान को उत्खनन के लिए चिन्हित किया था? इसमें आपका आंसर आता है दोस्तों सर्वप्रथम दयाराम साहनी के द्वारा बैराट के उस स्थल का उत्खनन किया गया था, यानी बीजक की डूंगरी का किया गया था। कौन सी डूंगरी? बीजक की डूंगरी। बीजक की डूंगरी का सर्वप्रथम उत्खनन किया गया था दोस्तों सर्वप्रथम दयाराम साहनी के द्वारा। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन गलत है दोस्तों? यानी आपको वो कथन गलत है जो वो छांटना है दोस्तों। गोफे के प्रमाण बगोर से मिले थे। महासतियों वाला टीला बगोर से मिला था। वर्ड राइडर रॉक पेंटिंग ओजियाना मिली थी। प्राचीन जाक बाबा यक्ष की मूर्ति कहाँ से मिली थी? नोहे मूर्ति। यानी मसीहों का टीला बगोर से मिला था, ये राइट आंसर है दोस्तों। गोफन के प्रमाण कहाँ से मिले थे? बगोर से ही मिले थे दोस्तों, ये भी सही है, राइट आंसर दोस्तों। प्राचीन जाक बाबा यक्ष की मूर्ति ये भी नौहत से मिली थी दोस्तों।
वर्ड राइटर रॉक पेंटिंग ओजियाना से, ये गलत है दोस्तों, यानी वर्ड राइटर रॉक पेंटिंग ओजियाना से नहीं मिली थी दोस्तों, यानी ये हमारा असत्य कथन है दोस्तों, यानी गलत है कथन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई थी, यानी सर्वाधिक चांदी की मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई थी? पंचमार्क में दोस्तों, यानी प्राचीन मुद्रा के उत्खनन दोस्तों सर्वप्रथम यानी बैराट से मिले थे दोस्तों। कहाँ से मिले थे दोस्तों? बैराट से मिले थे, बैराट से मिले थे दोस्तों। दोस्तों इसके बाद रेड से भी मिले थे दोस्तों प्राचीन चांदी की मुद्राएं। उसके बाद दोस्तों बालाथल से मिले थे दोस्तों। कहाँ से दोस्तों? बालाथल से। उसके बाद दोस्तों नेहा से भी मिले थे, जो भरतपुर में स्थित है दोस्तों। यानी दोस्तों सर्वप्रथम चांदी की पंचमार्क मुद्रा दोस्तों बैराट से मिली थी। कहाँ से दोस्तों? यानी बैराट से पंचमार्क मुद्रा मिली थी दोस्तों। कहाँ से दोस्तों? पंचमार्क मुद्रा बैराट से मिली थी दोस्तों। दोस्तों सर्वाधिक चांदी की सिक्के के भंडार यानी रेड से मिले हुए थे। कहाँ से दोस्तों? रेड से मिले हुए थे। रेड वर्तमान में टोंक में स्थित है दोस्तों। कहाँ है दोस्तों? टोंक में स्थित है। इसके सर्वाधिक चांदी मुद्रा के वहाँ से रेड से प्राप्त हुए थे, इसलिए रेड को टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों? टाटा नगर के नाम से भी, प्राचीन टाटा नगर। यानी रेड को प्राचीन टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। किसके कारण? चांदी की सर्वाधिक भंडार मिले थे, प्राचीन भंडार वहाँ से ही प्राप्त हुए थे दोस्तों। सर्वप्रथम बैराट से मिले थे दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा स्थल को धूल का कोट भी कहा जाता है दोस्तों? मिट्टी का टीला यानी किसे कहा जाता है दोस्तों? दोस्तों हमने आपको बताया गया था मिट्टी का टीला आहड़ सभ्यता में मिला हुआ था। कहाँ से मिला हुआ था? आहड़ सभ्यता में मिला हुआ था, और ये RC अग्रवाल के द्वारा ढूंढा गया था। किसके द्वारा दोस्तों? RC अग्रवाल के द्वारा खोजा गया था। हमने आपको बताया था दोस्तों, इसे मिट्टी का टीला भी कहा जाता है। मिट्टी का टीला कहा जाता है दोस्तों। दोस्तों ये 500 मीटर चौड़ा था दोस्तों। कितना? 500 मीटर इसका चौड़ा था दोस्तों। 500 मीटर इसकी टीले की चौड़ाई थी दोस्तों। ये ऊंचा उठा हुआ टीला था और ये मिट्टी का टीला था। इसे RC अग्रवाल के द्वारा आहड़ सभ्यता में खोजा गया था दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यानी ताम्रयुगीन स्थल जाडोल कहाँ स्थित है दोस्तों? ताम्रयुगीन सभ्यता दोस्तों हमने आपको बताई थी आहड़ सभ्यता है दोस्तों। कहाँ है भाई? आहड़ सभ्यता। इसे ये जाडोल स्थान कहाँ है दोस्तों? आहड़ यानी उदयपुर में स्थित है दोस्तों। जो ताम्र यानी आहड़ सभ्यता के निकट वाला स्थान कौन सा है? जाडोल है दोस्तों। कहाँ? जाडोल कहाँ है दोस्तों? वर्तमान में उदयपुर में स्थित है दोस्तों। कहाँ है? वर्तमान में उदयपुर स्थित है दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में ताम्रयुगीन संस्कृति का केंद्र नहीं था? जो यहाँ पे ताम्रयुगीन संस्कृति का केंद्र नहीं मिला था दोस्तों, कहाँ है? वो हमारा आता है रंगमहल है दोस्तों। कौन सा आता है दोस्तों? रंगमहल दोस्तों। रंगमहल हमारा ताम्रयुगीन संस्कृति का स्थल नहीं रहा है दोस्तों। ताम्रयुगीन संस्कृति का रंगमहल स्थल हमारा नहीं है दोस्तों। रंगमहल वर्तमान में दोस्तों हमारा
हनुमानगढ़ में स्थित है दोस्तों। कहाँ है दोस्तों? हनुमानगढ़ में स्थित है दोस्तों रंग महल। वर्तमान में रंग महल हनुमानगढ़ में स्थित है। दोस्तों इसका काल यानी कार्यकाल है दोस्तों, इसका कब का काल माना जाता है? ये 1000 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक माना जाता है रंग महल को। 300 ईसा पूर्व तक माना जाता है दोस्तों। दोस्तों रंग महल के बारे में और जानकारी बताते हैं दोस्तों। इसका उत्खनन डॉक्टर अनिरुद्ध के द्वारा किया गया था। डॉक्टर अनिरुद्ध के द्वारा किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 1952 और 1954 तक। 1952 से लेकर 1954 तक इसका उत्खनन किया गया था दोस्तों। दोस्तों रंग महल यादव गणराज्य की राजधानी भी रही थी। किसकी? यादव गणराज्य की राजधानी क्या रही थी दोस्तों? रंग महल रही थी दोस्तों। दोस्तों यहाँ से मरण मूर्तियों पर गांधार शैली की छाप के प्रमाण भी यहाँ से मिलते हैं। गांधार यानी गांधार की जहाँ से जो मरण मूर्ति प्राप्त हुई, जो वहाँ पे गांधार शैली की छाप मिले हैं दोस्तों। कौन सी? गांधार शैली की छाप मिले हैं दोस्तों। ये थी हमारी रंग महल के बारे में जानकारी दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, मृत्तिका शिल्प के प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिले थे? मृत्तिका शिल्प के प्राचीन प्रमाण दोस्तों हमारे रंग महल से मिले थे। मृत्तिका यानी जो मरण मूर्ति शिल्प थी वो कहाँ से मिले थे? रंग महल से मिले थे दोस्तों। कहाँ से? रंग महल से, जो गांधार शैली के गांधार शैली की छाप मिली थी। कौन सी शैली के दोस्तों? गांधार शैली की, जो वर्तमान का है हनुमानगढ़ में। मरण मृत्तिका शिल्प वहीं से मिली थी। कहाँ से? रंग महल से दोस्तों। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के किस दिशा में स्थित है? यानी कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिले के किस दिशा में स्थित है ये स्थल? ये इसका स्थल दक्षिणी पश्चिमी स्थान है दोस्तों। कौन सा? दक्षिणी पश्चिमी स्थान है दोस्तों। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्टर केदारनाथ पुरी किस पुरातत्व स्थल के अनुसंधान करता थे? यानी हमने आपका आंसर बताया था दोस्तों, रेड से थे। कहाँ से? रेड से। इन्होंने रेड स्थल का उत्खनन किया था दोस्तों। कहाँ से? डॉक्टर केदारनाथ पुरी ने पुरातत्व स्थल किसके क्षेत्र अनुसंधान रेड यानी टोंक से इसका उत्खनन किया था दोस्तों। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, किस ताम्रपाषाण स्थल पर सबसे ज़्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई थी? सबसे ज़्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हमारे यानी गणेश्वर से हुई थी। कहाँ से दोस्तों? गणेश्वर से हुई थी, जिसमें 90% तांबे का यूज किया जाता था, यानी उसमें अन्य मिश्र धातुओं का मिश्रण नहीं था दोस्तों। ये यानी ताम्रपाषाण के स्थल की सबसे ज़्यादा हमारे कहाँ से हुई थी दोस्तों? गणेश्वर से हुई थी दोस्तों। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है दोस्तों अगला, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी बाह्य सामग्री की संकेत देती है? टेराकोट मनके के, ताम्र उपकरण से, सेलखड़ी मनके से, लेपिस लाजुली से। दोस्तों इसमें उत्खनन यानी बाह्य सामग्री से प्राप्त संकेतों को देती है दोस्तों। ये हमारे हैं बाह्य सामग्री से
जो हमारे यहाँ से नहीं मिली थी दोस्तों वो लेपिस लाजुली दोस्तों। कौन सी? लेपिस लाजुली। टेराकोट मनके भी मिले थे दोस्तों, ताम्रपाषाण उपकरण भी मिले थे और सैलगड़ी उपकरण भी मिले थे दोस्तों। ये हमारे यहीं से मिले थे और लेपिस लाजुली यहाँ से नहीं मिले थे, इसलिए ये सामग्री बाह्य संपर्कों को ये संकेत देती है दोस्तों। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, अग्नि देविका यानी 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति कहाँ प्राप्त हुई थी दोस्तों? यानी अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए थे दोस्तों? और जो 7 अग्निकुंड कहाँ से, वो भी कहाँ से प्राप्त हुई? हमारे 7 अग्निकुंड दोस्तों यानी एक विशाल भवन में 7 अग्निकुंड और दोस्तों वो कालीबंगा से प्राप्त हुए थे दोस्तों। कहाँ से दोस्तों? कालीबंगा से प्राप्त हुए थे दोस्तों। ये 7 अग्निकुंड वेदिकाएं दोस्तों वो कालीबंगा से प्राप्त हुए थे दोस्तों। ये आमलानंद घोष के द्वारा खोजा गया हुआ स्थल था दोस्तों। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है? दोस्तों हमने इसका यानी कालीबंगा सभ्यता का कार्यकाल बताया था दोस्तों। इसका कार्यकाल 2250 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है, जो कार्बन पद्धति के अनुसार माना जाता है। किसके अनुसार? कार्बन पद्धति के अनुसार इसका काल माना जाता है दोस्तों इसका काल यानी जो 3 सेक्शनों में बटा हुआ था दोस्तों, इसका काल आता है दोस्तों 2500 से 1500 ईसा पूर्व के रूप में इसकी खोज की गई थी कालीबंगा से। यानी 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व में इसकी खोज की गई थी दोस्तों। इसकी खोज करता थे दोस्तों यानी आमलानंद घोष थे दोस्तों। कौन थे? आमलानंद घोष थे। आमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी 1952 में की थी दोस्तों। कब? 1952 के समथिंग की थी दोस्तों इनका साथ दिया था वी लाल व डी के थापर ने भी इनका साथ दिया गया था दोस्तों यहाँ से आदि ऐतिहासिक कालीन सभ्यता के भी साक्ष्य प्राप्त हुए थे दोस्तों। कहाँ से? आदि ऐतिहासिक काल के साक्ष्य कहाँ से दोस्तों? कालीबंगा से भी प्राप्त हुए थे दोस्तों इसे काशीयुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यानी काशीयुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों ये थी हमारे 30 क्वेश्चन जो हमारे पिछली सभ्यताओं के बारे में हमने जानकारी यानी अध्ययन किया तो उनके बारे में आपको, और ये गत वर्ष परीक्षाओं में भी आए हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों अगले पार्ट में हम यानी अगले भाग में हम इसके और क्वेश्चन लेके आएंगे जो टेस्ट है दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों। धन्यवाद।